अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। IMF ने पाकिस्तान को 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के कर्जे की मंजूरी दे दी है। अब पाकिस्तान बाकायदा तौर पर IMF प्रोग्राम में चला गया है। अब से कुछ देर पहले IMF के तर्जुमान की ट्वीट सामने आई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए 6 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। इस कर्ज से पाकिस्तान के इक्तिसादी प्लान को मदद मिलेगी। कर्ज से पाकिस्तान की मईशत के तसलसल की तरक्की बहाल होगी और पाकिस्तान में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। अब पाकिस्तान ने IMF बोर्ड मीटिंग से पहले एमनेस्टी स्कीम जारी की। बोर्ड मीटिंग से पहले इस स्कीम में दी गई मोहलत ख़त्म कर दी। वो लोग जिन्होंने बार बार की वार्निंग और 3 दिन की तौसी के बावजूद भी एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाया, अब वो मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि FBR ने बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और बड़ी तादाद में बेनामी जायदादों को मुंजमद करके उन्हें एज दिए गए हैं और मजीद जायदादों को नोटिस किए जा रहे हैं। इस हवाले से FBR का दावा है कि बेनामी एक्ट फाल है। इस एक्ट के तहत जिस जायदाद या अकाउंट की मिल्कियत वाजे नहीं होगी, FBR उसे मुंजमद कर देगा और फिर उसकी मिल्कियत वाजे नहीं हुई तो वो जायदाद या अकाउंट जब्त कर लिया जाएगा। FBR के पास बेनामी जायदादों और अकाउंट्स का डेटा मौजूद है और अब एक्शन होगा। हुकूमत ने एमनेस्टी स्कीम के जरिए 2 बार गैर जाहिर शुदा असासे रखने वालों को मौका दिया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार अपील की कि असासे जाहिर ना करने वाले एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लें। अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कार्रवाई होगी, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत सी मालूमात हैं। इन मालूमात को एक्शन की बुनियाद बनाया जाएगा। फिर वज़ीर आज़म ने अपनी मुआशी टीम के साथ इंटरव्यूज़ दिए, यही बातें दोहराईं और हुकूमत ने साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया, जिस पर शहरियों से कहा कि जाकर अपना डेटा देख लें, हमारे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं। हुकूमत ने पहले 30 जून तक की मोहलत दी, फिर उसके बाद 3 दिन की मजीद मोहलत दी और अब ये मोहलत भी ख़त्म हो गई है। चेयरमैन FBR शब्बर देदी के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम से 1,10,000 अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं और मजीद 25,000 अफराद पाइपलाइन में हैं। इसके बाद स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 1,35,000 से ज़्यादा हो जाएगी। FBR के ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। नून लीग के दौर की आखिरी एमनेस्टी स्कीम से 84,000 अफराद ने फ़ायदा उठाया था और 124 अरब 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा हुआ था। इस दफ़ा एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद तो ज़्यादा है, मगर रेवेन्यू की मालियत कम है। मोहलत ख़त्म होने से पहले ही हुकूमत ने एक्शन शुरू कर दिया है। बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख पहले ही बता चुके थे कि हुकूमत ने बेनामी कमीशन बना दिया है, जो एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत ख़त्म होने के बाद बेनामीदारों के खिलाफ एक्शन लेगा। FBR ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर के खिलाफ की गई है। FBR ने नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर के 6,000 केनाल बेनामी जायदाद मुंजमद कर दी है। FBR ज़राए का दावा है कि चौधरी तनवीर की ये जायदादें उनके मुलाजमीन के नाम पर थी। जिन 6 अफराद के नाम बेनामी जायदादें थी, उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर ये अफराद जायदाद की मिल्कियत साबित नहीं कर सके तो FBR जायदाद जब्त कर लेगा। इसके अलावा FBR ने कराची में एक्शन शुरू कर दिया है और अब तक की मालूमात के मुताबिक तकरीबन 6 बेनामी जायदादों और 1 शख्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एक्शन शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मौम खुसूसी फिरदौस आशिक एवान ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि गुज़िश्ता रोज़ FBR ने आसिफ जरदारी की अरबों रुपए की जायदाद मुंजमद कर दी। कराची में कल अरबों की प्रॉपर्टी बेनामी दार जो थी, उसको FBR ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, उनके ख़ानदान की जो जायदादें थी, जो असासे थे, हिस्से थे, वो FBR ने कल जो है उनको अटैच किया और क्योंकि JIT के अंदर भी वो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज साबित हो चुकी हैं कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेनामी प्रॉपर्टीज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। इसके अलावा वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बेनामी जायदादों के खिलाफ एक्शन का आगाज हो गया है। हुकूमत ने बेनामीदारों को जायदादें जाहिर करने के लिए मौका दिया। इन लोगों ने समझा कि यह मामूल की कार्रवाई है। वजीर आज़म ने आज सुबह मुझसे मुलाकात में भी कहा कि वो बेनामीदारों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा हैं। हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है, मगर अब देखना यह है कि ये संजीदगी भी महज अपोजिशन के रहनुमाओं तक होगी या फिर तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। खुद काबीना में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर बेनामी जायदादें रखने का इल्ज़ाम है, जिनके असासे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हुए, ये इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या ये कार्रवाई भी नून लीग और पीपल्स पार्टी तक महदूद रहेगी, ये देखना होगा। मगर अच्छी बात है कि कार्रवाई हो रही है, बेनामीदारों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो रही है। बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ FBR कर रहा है। बेनामी एक्ट मंजूर हुआ था 2017 में, मगर मार्च 2019 में इसे नाफिज किया गया। बेनामी जायदाद और अकाउंट्स प्रॉपर्टी की ब्लैक मार्केट में इस्तेमाल होते हैं,
जायदाद की असल मिल्कियत किसी और की होती है, मगर कागजात में इसकी मिल्कियत किसी और के नाम पर होती है, ताकि पूछगछ और छानबीन से बचा जा सके। बेनामी एक्ट के जरिए एफबीआर को इख्तियार होगा कि वो किसी भी मशकूक जायदाद या बैंक अकाउंट को जब्त कर सकता है। फिर जिस शख्स का बैंक अकाउंट या जायदाद होगी उसे साबित करना होगा कि ये असासे उसके अपने हैं और उसकी आमदनी के मुताबिक हैं। अगर वो शख्स ये साबित नहीं कर सका तो उसे सजा होगी। बेनामी एक्ट के तहत बेनामी जायदाद रखने वाले शख्स को 1 साल की सजा होगी, जो 7 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा उसे जायदाद की मार्केट वैल्यू का 25% तक जुर्माना अदा करना होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स मुतालिका इदारों को गलत मालूमात फराहम करने का मुर्तकिब करार पाया तो कानून के तहत उसे कम से कम 6 माह तक कैद की सजा होगी, जो 5 साल तक बढ़ सकती है, और जायदाद का 10% जुर्माना अदा करना होगा। इस एक्ट के तहत बेनामी जायदाद की निशानदही करने वाले शख्स को जायदाद का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। अब एमनेस्टी स्कीम खत्म हो गई है और एक्शन शुरू हो गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून हमारे साथ शहबाज राना भी मौजूद है। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया। अशरफ मलखम, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहबाज, IMF के प्रोग्राम में भी चला गया पाकिस्तान, एमनेस्टी स्कीम भी आज जो डेडलाइन थी ख़त्म हो गई, कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। हुकूमत की अपने जो टारगेट थे उसके मुताबिक एक कामयाब एमनेस्टी स्कीम कहेंगे कि आखिर में अच्छा रिस्पॉन्स आ गया? जी शुक्रिया शाहज़ेब साहब। आज जो आपने 3 वाक़यात किए, ये इंतहाई अहम वाक़यात हैं, और ये जो 3 वाक़यात हैं ये पाकिस्तान की इकॉनमी की जो सिमत है आगे 2 से 3 साल उसका तयन करेंगे। IMF के प्रोग्राम आने से जो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि अब क्वार्टरली पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। जो टारगेट्स हैं वो IMF के साथ पहले ही तय हो चुके हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस नहीं होगी तो उसके पास पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो उसके लिए वेवर लेना पड़ेगा, या फिर उस कमी को पूरा करने के लिए एडिशनल टैक्स मेजर्स, यूटिलिटी प्राइसेस में इंक्रीज़ और बाकी जो अखराजात में कमी, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो एक हुकूमत की एक सियासी उनकी एक मसलहत होती है जिसके तहत कुछ काम नहीं होते, उसमें कमी आएगी, और जो हुकूमत को एक डिसिप्लिन के तहत अपने आप को आगे लेके चलना पड़ेगा। दूसरा जो टैक्स एमनेस्टी का आपने फरमाया, देखिए इसमें इसको देखने के 2 जाविये हैं। एक जाविया ये है कि FBR को टैक्स रेवेन्यू कितना मिला, और दूसरा जाविया ये है कि वो लोग जो अभी तक टैक्स सिस्टम के अंदर नहीं थे वो कितने लोग आए। अगर हम PMLN की इसकी जो स्कीम है उससे इसका मुकाबला करते हैं तो आपको पता है कि तकरीबन 83,000 लोगों ने उसको अवेल किया था। 124 अरब रुपए का रेवेन्यू आया था, और कोई 25 खरब रुपए के जो असासे थे वो जाहिर किए गए थे। ये वो ज़्यादातर असासे थे जो, अगर आप पाकिस्तान की जो टॉप टियर के लोग हैं उन्होंने PMLN की टैक्स एमनेस्टी को अवेल किया था। अभी की जो स्कीम है इसमें 1,04,000 के करीब लोग प्रॉपरली उसको अवेल कर चुके हैं। 25,000 के करीब जो पाइपलाइन में है, जो शबर ज़ैदी साहब फरमा रहे हैं कि रात 12 बजे तक क्लियर हो जाएंगे, उसमें कुछ फ़ौरन है। 80% इसका डोमेस्टिक लोगों ने अवेल किया, और 20% जो है वो फॉरेन एसेट्स से रिलेटेड। इसमें जो अभी इनिशियल जो तखमीना सामने आया, क्योंकि अभी FBR ने अपने डाटा का एनालिसिस नहीं किया, वो ये है कि तकरीबन इसमें जो है 90,000 ऐसे लोग हैं जो पहले नॉन फाइलर थे, अब वो टैक्स सिस्टम के अंदर आ गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये Tier 2 और Tier 3 के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप और अपर मिडिल इनकम ग्रुप, उससे रिलेटेड ये लोग हैं सारे। ये लोग सिस्टम में आएंगे तो इससे आपका जो टैक्स नेट है वो ब्रॉडन होगा। अब आ जाते हैं इसके रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू जो तकरीबन 60 अरब के करीब इनको अभी तक मिला है। जो कम रेवेन्यू मिला उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जो टैक्स का रेट था इस दफ़ा, पिछली दफ़ा 5 से 6% था, इस दफ़ा 1.5% से लेकर 4% तक का रेट था। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप जो है डिले पेमेंट कर सकते हैं टैक्स की। और दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि ये टॉप टियर के जो लोग थे वो नहीं थे, उसकी वजह से ये लोग जो है ना, जो अब टैक्स एमनेस्टी में आए हैं तो इनकी जो डिक्लेरेशंस की वैल्यू थी वो कम थी। एक चीज़ आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती है, जुमे को शायद हुकूमत ये डाटा रिलीज़ करे, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये फाइनल नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि जो असासों का जो वैल्यू है, जो डिक्लेयर हुई है, जो ब्लैक मनी थी, जो वाइट हुई है, उसका तखमीना शायद जो है वो जो पिछली एमनेस्टी थी 25 खरब रुपए उसमें वाइट हुए तो उससे ज़्यादा हो जाए। उसकी वजह ये है कि अगर जो प्रॉपर्टी जो थी एसेट्स डिक्लेयर करने वाली, उसका रेट सिर्फ 1.5% था, तो 1.5% के ऊपर इनको चूँकि टैक्स कम आएगा लेकिन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, तो उस लिहाज से ये, इसलिए दोनों का जो कंपेरिजन किया जाए तो इतने बुरे हालात नहीं है। रेवेन्यू का हाँ, इनका जो इंटरनल तखमीना था 150 अरब रुपया था, वो हुकूमत को 150 की बजाय तकरीबन 60 अरब रुपया मिलेगा। और अशरफ, और आप, क्योंकि मैं देख रहा था कि आप बाकायदा तौर पर बताते रहे कि FBR ने और हुकूमत ने किस तरीके से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है, एक संजीदगी आप देख रहे हैं कि अब बेनामी एक्ट के तहत बहुत तेज़ी से कार्रवाई होगी और वो होती नज़र आ रही है।
जी, FBR का मूड बाज़ार तो यही है कि सख्त तरीन कार्रवाई होगी और उस पर सख्त एक्शन को लेना पड़ेगा, जैसा कि बार बार उन्होंने रिपीट भी किया, इसके लिए बड़ी मैसिव मीडिया कैंपेन भी चलाई। लेकिन आज के अगर हम 2 एक्शन देखें, कराची में है, एक पिंडी में है, उसका थोड़ा होता है बंदा कि 2 लोग हैं, एक कराची का एक बड़ा ग्रुप है जिसका नाम पहले भी आता रहता है, मुनासिब नहीं समझता लम्हे पे उसका नाम लिया जाए, लेकिन एक ही ग्रुप है जो पहले जिसकी बहुत ही प्रॉपर्टी डिस्क्लोज हुई है। दूसरा पिंडी में हुआ है, पिंडी में एक नाम तर ख़ास तौर पर है, नून लीग के रहनुमा है। अगर इसके साथ साथ जो कुछ शहरों से 1-2 नाम ऐसे PTI का या दूसरी पार्टी के आ जाते तो शायद ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हुकूमत के खिलाफ पोलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है, बल्कि प्योर एक्शन चाहती है उन लोगों के साथ जो टैक्स डिफॉल्टर्स हैं और साथ जो बेनामी प्रॉपर्टी रखते हैं। उसमें थोड़ा सा आज सिर्फ 2 ही नाम सामने हैं। कराची का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। दूसरे पिंडी से एक चौधरी तनवीर हैं, चौधरी तनवीर एक बड़ा पुराना नाम है पिंडी का, मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने सपोर्टर हैं। सिर्फ 2 ही नाम हैं, लेकिन आज अभी एक्शन से जाहिर होगा, क्योंकि आज के दो स्टेप्स हैं। एक तो है जो टैक्स एवेजन करने वाले हैं, उसका डेटा नादरा की मदद से मिल गया FBR को कि कितने लोग हैं जो टैक्स एवेजन किए, उनका डाटा जो ट्रैवल तौर पे उनकी प्रॉपर्टी या बैंक ट्रांजैक्शन है उसकी मदद से FBR के पास पहले से है। बार बार FBR ये कह भी चुका कि हमारे पास ये डाटा मौजूद है। इस डाटा की बेस पे टैक्स एवेजन के नोटिस होंगे, उसकी बेस पे गिरफ्तारियाँ होंगी। जो गिरफ्तारियों में अगर आप नज़र आता है कि अक्रॉस द बोर्ड है, कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे किसी को नहीं माफ़ किया, किसी को कोई रायत नहीं दी गई, फिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा। और उसके आने वाले दिनों में एक स्कीम जो डिफरेंट है पुरानी स्कीम से जो 1 साल पहले ही हुई थी, वो ये है कि इसमें डिक्लेरेशन का टाइम आ गया है, जो अपने पेमेंट करनी है टैक्स की, उसके लिए जून 2020 तक का टाइम दिया गया। उसमें बहुत ज़्यादा उनको रेवेन्यू आ सकता है अगर गवर्नमेंट सीरियसनेस दिखाए और शो करे इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं है। ऑन दी बोर्ड सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जिसका किसी भी पार्टी से कोई तल्लुक हो वो पकड़ा जाएगा। अगर ये हुकूमत मैसेज स्ट्रांगली कन्वे करने में कामयाब होगी तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा और अगले साल इसका रेवेन्यू कलेक्शन पे भी करते हैं कि हुकूमत को परसू करेगी। और ये भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नहीं बनेगा कि सिर्फ अपोजिशन को हुकूमत टारगेट कर रही है, बल्कि सबके खिलाफ, चाहे उसके अपने लोग हों, एक यूनिफॉर्म तरीके से एक्शन होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। इंग्लैंड जीत गया है, न्यूजीलैंड हार गया है, पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल में पहुंचने के तकरीबन खत्म नजर आते हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया है और पाकिस्तान का मैच कल बांग्लादेश से है। इंग्लैंड पहुंच गया है सेमीफाइनल में। पाकिस्तान अगर कल जीत भी जाए बांग्लादेश से, पॉइंट्स 11 होंगे, मगर पाकिस्तान का रन रेट बहुत बुरा है। खासतौर से जो पहला मैच हारे थे वेस्ट इंडीज से, उसके बाद इतना बुरा हो गया था कि कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारे तो बुरी तरीके से हारे, तकरीबन 220 रन से। और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को भी इसी मार्जिन से हराए, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं, वरना इंग्लैंड का हारना लाजमी था। इंग्लैंड हारा नहीं है, न्यूजीलैंड उतनी बुरी तरीके से नहीं हारा। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, साथ में सिक्कू भाई मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई, इतनी बुरी तरह हरा पाएंगे हम बांग्लादेश को, या समझा जाए कि बस पाकिस्तान अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से बाहर हो गया वर्ल्ड कप से? तो नहीं आ रहा। यूसुफ भाई को आवाज़ नहीं जा रही है। मैं रज़ाक भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये शाहज़ेब भाई थोड़ी सी आई है आवाज़ आपकी, थोड़ी बढ़ा दें। जी रज़ाक भाई, आप कहिएगा जरा यूसुफ भाई के साथ ऑडियो। हाँ जी, ये देखिए सब मामला जितने भी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाते जा रहे हैं। स्पेशली जो इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ है उसमें भी ऐसे ही लगा है, और आज के मैच में भी बिल्कुल ही कोई फाइट नज़र नहीं आई न्यूजीलैंड की तरफ से। और जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है, आखिरी 10-15 ओवरों में इंग्लैंड बड़ा गंदा खेला है, उन्होंने 305 रन बनाए थे। मैं समझता हूँ 350 रन बनते थे, पर ओवरऑल जो एक क्रिकेट में चीज़ नज़र आनी चाहिए कि फ़ाइट बैक करना, वो नज़र नहीं आई। ना बॉलिंग में न्यूजीलैंड की तरफ से आई, ना बैटिंग में नज़र आई। तो ये अब मुझे समझ नहीं आ रही। मगर रज़ाक भाई, कल पाकिस्तान हरा पाएगा? 300 से ऊपर रन्स का मार्जिन होगा, अगर मैं भी कैलकुलेट जल्दी करना पड़े तो हो पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा टोटल बनाया, हार गए। इंडिया के खिलाफ अच्छा टोटल बनाया, हार गए। तो बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है। हाँ, देखिए ओवरऑल तो बांग्लादेश बड़ा अच्छा खेल रही है, पर ये कि अब नेट रन रेट निकलेगा उसके बाद पता चलेगा। पर देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप में एकदम से मोमेंटम पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पता नहीं एकदम से क्या हुआ है।
नॉर्मली तो वर्ल्ड कप के मैचेस बड़े अच्छे होते हैं, बड़े फाइट वाले मैचेस होते हैं, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान का हुआ और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का मैचेस हुआ, इतने अच्छे मैच हो रहे हैं। अब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी पहले इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ है, वन साइडेड हुआ, आज भी जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच हो रहे हैं, कोई इसमें समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट में। इस तरह क्रिकेट तो नहीं होती, बिल्कुल बैटिंग ट्रैक था जिस तरह इंग्लैंड ने अच्छा खेल रहा है। मैं अगर सिनेरियो पे अगर मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं। सिकू भाई, बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, 300 रन से भी ऊपर से गालिबन बांग्लादेश को हराना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर पहुँचना है सेमीफाइनल में, और आपको लगता है मुमकिन रह गया? देखो, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है शाहजेब, इसलिए कि बांग्लादेश की टीम इतनी छोटी टीम नहीं है कि इसको बड़े आराम से आप हरा दें। जो एक ही चांस मुझे नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, कोशिश करे कि सेकंड टाइम बैटिंग करे और उनको जल्द से जल्द आउट करे, तो उनके पास एक टारगेट निकल आएगा और वो ये होगा कि जी आपने 100 रन करने हैं 2 ओवर के अंदर, 5 ओवर में, 10 ओवर में, या आपने अगर उनको 250 पे आउट किया तो आपको 250 रन 20 ओवर में करने। तो वो आप एक तरीके से ट्राई कर सकते हो। दैट्स द ओनली थिंग मुझे जो नजर आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं नजर आया। मगर जो बाकी बात रजाक ने की है, मैं उससे टोटली एग्री करता हूं कि आज इस वर्ल्ड कप में कुछ अजीबो गरीब मैच हुए हैं। ऐसा लगता है कि एक तो इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की है। पहले जानना चाह रहा हूं, यानी पाकिस्तान का चांस अब खत्म ही समझा जाए, या है पाकिस्तान का चांस इतने बड़े कोई मार्जिन से हराने का बांग्लादेश को? मैं ये अगर मुझे बता दें, मैं यूसुफ भाई से पूछ लूं। नहीं, मेरे ख्याल से कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि बड़े मार्जिन से बांग्लादेश ऐसी टीम नहीं है कि जिसको आप आराम से आउट कर दें। मगर क्रिकेट में सब कुछ पॉसिबल है। अगर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ जल्दी आउट हो सकता है 115-10 रन में, तो ये भी आउट हो सकते हैं अगर हम बहुत जबरदस्त बॉल करा दें। और फिर वो टारगेट मुझे तो जो नंबर बताया जा रहा है यूसुफ भाई, वो है कि अगर पाकिस्तान 400 बनाए तो 316 रन से बांग्लादेश को हराए, फिर न्यूजीलैंड की जगह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे ऐसे लग रहा था 2003 के वर्ल्ड कप में ज़िम्बाब्वे के साथ हमारा आखिरी मैच था, उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन थी जो नामुमकिन थी। तो बज़ाहिर तो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ये नहीं हो सकता। ये तो अब मैच वाले दिन पता चलेगा। और अगर पाकिस्तान दूसरी बैटिंग करता है तो फिर कुछ बताया उन्होंने कि बस अभी तक पहली बैटिंग का है, पहली बैटिंग करें, बस फिर उस हिसाब से अंदाजा लगा ले। दूसरी बैटिंग में ये होगा कि पाकिस्तान को 5-6 ओवर में मैच जीतना होगा बगैर कोई खिलाड़ी आउट किए। पहली बैटिंग ऐसे ही है। तो ये देखें शाहजेब भाई, जो सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान बाहर हो गया है, इसमें तो कोई दूसरी राय लग नहीं रही। लेकिन कोई कुदरती आसमानी बिजली गिर जाए और दूसरी टीम पर कि वो खेलते खेलते सारे फारग हो जाए, गिर जाए, कोई अनफिट हो जाए, कोई हमें 10 रन ही करने पड़े एक ओवर में, ऐसा कोई सिलसिला आ जाए, फिर ही हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये सिनारियो बहुत मुश्किल है। ये तो आप किसी जाली टीम के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हो ना, तो 316 रन से जीतना मेरा ख्याल है कि मुश्किल काम है। लेकिन यही है कि दुआ करें कोई ऐसी चीज़ हो जाए, आपको लगता है कि कोई ऐसा चांस बन सकता है? और अगर पाकिस्तान बाहर बाद में भी बैटिंग करेगा तो यही सिनेरियो बनेगा कि बहुत बड़े मार्जिन से सारे ओवर्स भी बाकी हों, तकरीबन सारी विकेटें बाकी हों तो जीतना हो, या फिर बस उम्मीद हार दी जाए कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हरा शायद बांग्लादेश को हमले हैं, मगर अच्छी फॉर्म में है, इतना बुरी तरह नहीं हरा सकते। शाहजेब, जैसे अभी मैच ख़त्म हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन हो रही होगी और हमें कल तक सारी तस्वीर नज़र आ जाएगी। और ये कि बांग्लादेश की टीम अगर इवन आज इंग्लैंड की टीम हार भी जाती तो तब भी आप इजी ना समझे कि बांग्लादेश को आप बड़े आराम से आप मैच जीत जाते, या बांग्लादेश आपको बड़े आराम से मैच देती, जिस तरह आज का मैच हुआ है और पिछला इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ है। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। आपने देखा अफगानिस्तान ने एक मैच भी नहीं जीता, और जिस तरह वो फाइट बैक कर रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आपको लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अफगानिस्तान की टीम ये मैच जीतेगी और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये पाकिस्तान की अभी रेपुटेशन है, और आप इसमें भूलना नहीं चाहिए कि ये भी बांग्लादेश की टीम है जो चाहती है कि पाकिस्तान को हराना। ये फाइनल हो या सेमीफाइनल हो, या वो पहुंच रही या नहीं पहुंच रही, उससे इससे कोई मैटर नहीं है। उसका मकसद यही होगा कि पाकिस्तान को हम हरा के वर्ल्ड कप से जाएं। सिकू भाई, 316 रन और अदरवाइज 8 से 10 ओवर में पाकिस्तान को जीतना, अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हो, जो नंबर्स इस वक्त मेरे पास आ रहे हैं, और ज़ाहिर बांग्लादेश फॉर्म में है, आपको लगता है कि बस अब ये मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा?
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और जैसे अभी रज़ाक ने बोला कि देखें जिस तरह हमने अफगानिस्तान से क्रिकेट खेली है, हम चाहते तो अफगानिस्तान देखें सबसे कमज़ोर टीम थी, सबसे नीचे की टीम थी, ये वो टीम थी जिसको हम सिखाते हैं क्रिकेट, सिखाते रहे हैं, ये हमारे साथ खेलते रहे, हमारी गली कूचों में खेलते रहे, हमसे सीखी क्रिकेट। हमने उनको नहीं बड़े मार्जिन से मारा। आई विश के देखें ना, ये सारी गलती तो हमारी पाकिस्तान की टीम की अपनी है। अगर हमने उनको अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से मारा होता तो आज हमारे हालात बेहतर होते। हम तो उनसे ऐसे बचे हैं, इतने मतलब मुश्किलों से बच के जीते हैं कि जिसका कोई इंतहा नहीं। तो उसमें तो हमें मैं तो कहता हूं हम डिजर्व ही नहीं करते कि हम सेमीफाइनल में जाएं। अगर आप अफगानिस्तान की जैसी टीम के साथ इतनी मुश्किलों से जीतते हैं तो आपको जगह ही नहीं बनती सेमीफाइनल में। न्यूजीलैंड के मुकाबले में तो मतलब देखिए, न्यूजीलैंड के मुकाबले में आप नहीं समझते कि फिर भी पाकिस्तान डिजर्व करता है जो पाकिस्तान की लेटली परफॉर्मेंस रही है। न्यूजीलैंड की तो बड़ी कमज़ोर सी टीम नजर आई है जब उनके मुश्किल मैचेस आए हैं। वेस्ट इंडीज़ से भी बड़ा लक था कि आखिर में बिल्कुल जीत गया, वो छक्का भी हो सकता था, और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया नहीं है। बारिश का भी न्यूजीलैंड को फ़ायदा इसलिए हो गया, वैसे तो हमारे फेवर में जानी चाहिए थी बारिश, कि वो इंडिया से उनका बराबर हो गया मैच, वरना वो एक पॉइंट उन्हें मिलना नहीं था। पाकिस्तान का श्रीलंका से बराबर हो गया, वरना मोस्ट लाइकली था कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा देना था। तो पाकिस्तान का बैड लक ज़्यादा रहा है, वरना न्यूजीलैंड से तो बेहतर ही साइड है। हम आप किससे पूछ रहे हो? सिक्कू भाई आपसे। अच्छा देखिए, आप शाहजेब आपने सारे मैचेस देखे, आप मुझे सिर्फ कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं पाकिस्तान की टीम की अगर आपको याद हो कि जिसको देखकर हम कहें कि वाह, पूरी दुनिया ने कहा हो कि यार इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। कोई एक परफॉर्मेंस बता दें आप। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेले थे, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा खेले थे, वरना मुश्किल परफॉर्मेंसेस में तो देखे ना, भारत ने भी स्ट्रगल किया था पाकिस्तान के खिलाफ, आखिरी ओवर तक गया। मैं तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहा हूं। कोई ना, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप न्यूजीलैंड की तरफ से देखें, विलियमसन ने 2-3 लगा दिए, राइट। उसकी बैटिंग में तो अकेला खड़े होकर उसने मैच जिता दिया, एक तरफ से खड़े होकर। हमारी तरफ से तो किसी ने कुछ नहीं किया। एक बाबर आजम ने एक इनिंग खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही, शायद उन्होंने रन्स करके जिताया। कोई एक परफॉर्मेंस, एक कोई आउटस्टैंडिंग चीज, कोई हैट्रिक, कोई बॉलिंग का फिगर, कोई जबरदस्त चीज, कोई चीज हमारी टीम ने नहीं की है। तो हम डिजर्व ही नहीं करते इस लिहाज से। मगर मैं एज अ पाकिस्तानी, आपको भी लगता है क्योंकि वो पहुंचे यूसुफ भाई, जरा सिक्कू भाई की राय है, आपको नहीं लगता न्यूजीलैंड से फिर भी बेहतर थे? इस दफा बारिश भी हमारे खिलाफ ही गई है। न्यूजीलैंड को भारत के साथ 1 पॉइंट मिल गया, हार जाती जिस किस्म की न्यूजीलैंड की टीम है। पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ 1 पॉइंट मिल गया, श्रीलंका को हम हरा सकते थे। इस दफा बैड लक भी रहा है, वरना परफॉर्मेंस हमारी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से तो बेहतर ही है बाद के मैचेस में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाद में न्यूजीलैंड तो बिल्कुल ही हल्की नज़र आना शुरू हो गई कि वो एक मैच इंडिया के साथ जो उनका ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से, और बाकी जो 3 मैच बड़े थे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उनमें वो हार गए। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वो ब्रेथवेट ले गया था मैच, वो बाउंड्री पे कैच हो गया। और पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट श्रीलंका के ख़िलाफ़ मिला, बारिश हुई है। तो ये चीज़ें सारी मिल मिला के बैड लक तो रही है, लेकिन हम भी बेहतर नहीं खेले। अपना शाहजेब भाई, अपनी क्रिकेट भी हमारी वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। वेस्ट इंडीज़ से हम बुरी तरह आ रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज हमारी नीचे ही जाती रही। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जीता हुआ मैच, वो मैच तो हारना बनता ही नहीं था, इतना आसान मैच था। आपने खुद ही विकेटें देते गए। देखें, हमने खुद अपनी पोजीशन ख़राब की है। ये तो अब तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि हमारे साथ बैड लक हुई, लेकिन बैड लक हमने खुद भी करवाई है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अगर आप मरा के 200 भी कर लेते तो मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट अगर हारते तो कोई रन रेट बेहतर होता। लेकिन हम बहुत जल्दी उसमें एकदम बॉल से डरना शुरू हुए, बाउंसर्स पे आगे लग गए। थोड़ी सी हमने अपनी ज़ात खुद भी ज़्यादती की है। अफगानिस्तान का मैच देखें, उस पर आप, मेरा मकसद है कि मुश्किल से जीते हैं वो। तो आप देखें, अंपायर हमारे साथ थे, उन्होंने 2 आउट नहीं दिए, 3 कैच उन्होंने छोड़ दिए, 30 रन उन्होंने फील्डिंग में दे दिए। उसके बावजूद हमें आखिरी नंबर वाले आके जितवा रहे हैं। तो आप ओवरऑल अगर देखें, बैड लक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैड लक भी हुई है, लेकिन हमने अपने साथ खुद भी ज्यादती की है। जैसे पॉन्डिंग ने कहा था, ये अपने आप से लड़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। इसको मेरा ख्याल है कि अभी परसों मैच होगा, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं बैड लक के साथ, 70-80% हमने खुद अपने साथ ज्यादती की। रज़ाक भाई, आपको लगता है बैड लक, या डिजर्व ही नहीं करते थे हम, या कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से फिर भी हम बेहतर थे, लक साथ नहीं चला हमारे? देखिए, बैड लक तो मैं नहीं समझूंगा कि ठीक है, क्रिकेट में होती है चीज़ें। बैड लक ये होती है जैसे वेस्ट इंडीज़ आखिरी 7 बॉलों में 6 रन चाहिए थे तो वो ब्रेथवेट आउट हो गया, तो वो बैड लक होती है। तो पाकिस्तान के पास ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
और मर मर के 1-2 मैच जीते हैं हमने। जो ओवरऑल देखा जाए स्टार्ट हमारा बड़ा बुरा था। अगर वेस्ट इंडीज़ के साथ लेते हैं वो बहुत बुरा हुआ, फिर इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान वो टॉस जीते, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया, वो पाकिस्तान को फेवर मिली, पाकिस्तान वो जीत गया मैच। और इंडिया के साथ जो मैच हम हुआ है, अगर फाइट बैक होती, अगर इंडिया जितना भी उन्होंने स्कोर किया था, अगर पाकिस्तान 300 भी करती और मैच हार जाती तो मैं समझता हूँ नेट रन बहुत अच्छा हो जाना था। अफगानिस्तान के साथ आपको 35 ओवर में ये स्कोर करना चाहिए था। मतलब कि ये सारी कैलकुलेशन वो है, पर हमारी सोच एक महदूद लिमिट तक है कि जी जब मैनेजमेंट में लोग होते हैं वो कहते हैं जी जाओ और मैच जीत के आओ। भाई इस क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि आपको अगर थोड़ा टारगेट मिला है और आप ठक्का लगा के और 50 ओवर खेल के 240 रन कर लें या 227 रन कर लें, ये क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। क्रिकेट जो ब्रेव होते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि ये हल्का टारगेट है, आप जाओ इसको कोशिश करो 30 ओवर में करके आओ। ये क्रिकेट है। इस तरह की हमने क्रिकेट नहीं खेली, अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली। हम टाइम के साथ जैसी बॉलिंग होती गई, जैसी फील्डिंग होती गई, वैसा हम खेलते जा रहे। तो उसका मुवाजना आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हम इस पर रिलाई कर रहे थे कि जी इंग्लैंड हार जाए, जी इंग्लैंड हार जाए, जी वो इंडिया जीत जाए। वो इस तरह की चीज़ें फिर हम सोचेंगे तो फिर वैसा ही रिजल्ट मिलेगा और मोमेंटम आपके अगेंस्ट है और आप टूर्नामेंट से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तीनों इस वक्त थे, तीनों मायूस हैं और पाकिस्तान का पहुंचना मुश्किल लग रहा है। हालांकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिकअप कर गई थी, अच्छा पाकिस्तान की टीम खेलना शुरू हो गई थी, मगर अब 316 रन से जीतना है। 400 रन पहले बनाएं, फिर 316 रन से हम जीतें, यानी कि 84 रन पर आउट करें, 400 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ, तो पाकिस्तान का चांस है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है बदकिस्मती से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को 2 दिन हो गए हैं। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, लेकिन राना सनाउल्लाह से मंशियात की बरामदगी के शवाहिद अब तक सामने नहीं लाए गए हैं, जिसने एएनएफ की कार्रवाई पर सवालात उठा दिए हैं। अब ये अहम मामला है कि एएनएफ ने राना सनाउल्लाह को मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और एएनएफ का ये मामूल रहा है कि बरामदगी के वक्त मुलजिम की मंशियात के साथ तस्वीर बनाकर मीडिया से शेयर की जाती है। लेकिन राना सनाउल्लाह के केस में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, जबकि लाहौर में की गई कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद से एंटी नार्कोटिक्स की टीम बुलाने पर भी सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से द न्यूज़ में फ़खर दुरानी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक एएनएफ के तर्जुमान ने द न्यूज़ से बात करते हुए तस्लीम किया है कि एएनएफ की टीम ने राना सनाउल्लाह के पास से हेरोइन की बरामदगी के वक्त कोई तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई और एएनएफ हेडक्वार्टर्स को राना सनाउल्लाह से हेरोइन की बरामदगी की कोई तस्वीर या वीडियो अब तक मौसूल नहीं हुई। एएनएफ तर्जुमान का कहना था कि अगर ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद है तो कम से कम अब तक उसे एएनएफ हेडक्वार्टर्स के साथ शेयर नहीं किया गया। अगर ऐसी कोई चीज़ शेयर की जाती तो मीडिया को इस हवाले से अपडेट कर दिया जाएगा। खबर के मुताबिक इसके साथ एएनएफ के तर्जुमान का कहना था कि आमतौर पर जब किसी से मंशियात जब्त की जाती है तो उसकी तस्वीर लेकर मीडिया के साथ शेयर की जाती हैं। हुक्काम अब भी इस केस की तहकीकात कर रहे हैं और एएनएफ के मीडिया डिपार्टमेंट के पास इस हवाले से बहुत महदूद मालूमात हैं। खबर के मुताबिक एएनएफ लाहौर ऑफिस से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि राना सनाउल्लाह से हेरोइन की बरामदगी के वक्त तस्वीर या वीडियो बनाने का कम से कम उन्हें कोई इल्म नहीं। उनका स्टाफ इस्लामाबाद की स्पेशल टीम की मदद करने के लिए जाए वक़ुआ पर मौजूद था। एएनएफ लाहौर के हुकाम का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद में कायम एएनएफ की स्पेशल टीम को ज़राए से ये टिप मौसूल हुई थी कि राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से लाहौर हेरोइन लेकर जा रहे हैं। इस टिप पर स्पेशल टीम ने ऑपरेशन किया और राना सनाउल्लाह को लाहौर में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया। इस हवाले से एएनएफ की लाहौर की टीम को भी स्पेशल टीम की मदद के लिए भेजा गया। अब खबर के मुताबिक उस वक्त तक एएनएफ हुक्काम के पास राना सनाउल्लाह के पास से मंशियात बरामदगी के वक्त की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ और एफआईआर का मतन इस पूरे मामले पर बहुत से सवालात को जन्म देता है। इस हवाले से द न्यूज़ की खबर में अहम सवालात उठाए गए हैं, जिसके मुताबिक फैसलाबाद से लाहौर जाने के लिए 1 घंटा 49 मिनट लगते हैं, जबकि इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इस पर सवाल ये उठता है कि स्पेशल टीम इस्लामाबाद से लाहौर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? क्या उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया? ये सवाल भी उठता है कि स्पेशल टीम को ज़राए से जो टिप मिली थी तो क्या वो टिप ऑपरेशन के दिन ही मिली थी या उससे पहले मिली थी? अगर उसी दिन मिली थी तो ये स्पेशल टीम के लिए नामुमकिन है कि वो एक मुख्तसर वक्त में इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे और लाहौर राना सनाउल्लाह से पहले पहुँच जाए, क्योंकि फैसलाबाद से लाहौर जल्दी पहुँच लिया जाता है, इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने में टाइम लगता है। और अगर ये टिप कुछ दिन पहले मिली थी तो स्पेशल टीम को कैसे यकीन था कि पीर के दिन ही हीरोइन का बैग फैसलाबाद से लाहौर ले जाया जा रहा है? एक और सवाल ये उठता है कि एएनएफ लाहौर की टीम के बजाय इस्लामाबाद की स्पेशल टीम को इस ऑपरेशन के लिए क्यों चुना गया?
क्योंकि ये मामला तो लाहौर ऑफिस के दायरे कार में आता है और मीडिया को इस कार्रवाई की तस्वीर या वीडियोस क्यों नहीं दी जा रही, ये सबसे अहम सवाल है। अब ये अहम मामला है। खबर के मुताबिक ANF हुक्काम के पास कार्रवाई की कोई तस्वीर या वीडियो नहीं है। इस मामले से मुतालिक अभी तक तफसीलात सिर्फ FIR की सूरत में सामने आई हैं, जो कि ANF के डिप्टी डायरेक्टर उज़ैरुल्लाह की मुद्दत में दर्ज की गई है और उसमें दावा किया गया है कि राना सनाउल्लाह ने खुद हेरोइन की मौजूदगी को तस्लीम किया, उसकी निशानदही भी खुद की। लेकिन खबर के मुताबिक राना सनाउल्लाह उसकी तरदीद कर रहे हैं। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राना सनाउल्लाह की अहलिया नबीला सना मौजूद हैं, साथ ही फ़खर दुरानी भी मौजूद हैं जिनकी ये स्टोरी है, उनसे भी हम बात करेंगे। नबीला सना साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है आपके लिए, मगर कुछ सवालात हैं जो पैदा हो रहे हैं और आपकी राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई है। एक तो वर्जन FIR का है जिसमें बताया गया कि बैग मौजूद था, वो बैग राना सनाउल्लाह साहब ने खुद ही उसकी जिप खोली और खुद ही बताया नीले रंग का वो बैग कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इतराफ़ किया। इस हवाले से जो आपकी मुलाकात हुई तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने आपको क्या बताया है कि जो उनके बैग से मंशियात मिली और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, क्या हुआ उसमें? वो इस तरह हुआ कि जब इन लोगों ने मुझे मिलने तो दे नहीं रहे थे, तो तकरीबन जो उनका कैंट ऑफिस है ना, तो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 5-6 घंटे बैठे रहे। तो उन्होंने फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया तो फिर उन्होंने मुझे तकरीबन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अंदर लेके जाएंगे। तो अंदर जाके गए तो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी सारा चढ़ के ऊपर तो एक उनके ऑफिस था, तो वहाँ पर मैं अंदर गई तो एक साइड पर राना साहब बैठे हुए थे, तो उनके साथ ही तकरीबन 5-6 आदमी बैठे हुए थे। तो जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि आपने इनके साथ वाली चेयर पे नहीं बैठना, सामने वाली में बैठना है। तो मैं अपने ध्यान से मैंने कहा नहीं, मैंने इनके साथ ही बैठना है। मैं जब वहाँ बैठी तो मुझे राना साहब ने नहीं कुछ भी बताया। उन्होंने मुझे पूछा कि खैरियत है, किसके साथ आई हो ऐसे। तो इन्होंने कहा राना साहब बताएं ना कि बाजी को आपको हीरोइन भी मिली है आज आपसे। कहते हैं इनसे 15 किलो हीरोइन मिली है और इनकी गाड़ी से मिली है। तब राना साहब बोले कि नहीं, ये झूठ है, ये मेरी गाड़ी से नहीं मिली। ये जब हम लोग इस ऑफिस में आके बैठे हैं तो आपने मेरे टेबल के पास ला के रखी है और आपने तब कहा है कि ये राना साहब आपका बैग है। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा बैग नहीं है। तो नहीं राना साहब, ये आपका ही बैग है। इन्होंने कहा नहीं, मेरा बैग नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम आपने आपकी गाड़ी में से निकाला है। तो इन्होंने कहा जब ये मेरी गाड़ी में से निकला है तो आधा पौना घंटा आप लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठा के रखा है टोल प्लाजा पे, तो आपने तब क्यों नहीं बताया मुझे? तो कहने लगे नहीं राना साहब, यही आपकी है, आपकी ऐसे करते रहे। तो मैंने राना साहब को कहा कि ये ऐसी बात है कि आपने इनकी किसी बात पे नहीं डरना और ना हमें डरने की। राना साहब ने कहा नहीं, इंशाल्लाह हमें कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं राना साहब, हमने तो आपकी डिग्गी खोली नहीं। राना साहब ने कहा कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जब वो दोनों डिग्गियाँ दरवाजे खुलते हैं ना तो मुझे पता चल रहा था, और जब मुझे आपने वेट दिया ना, टिशू दिया आगे, तो इसका मतलब कि आपने पीछे खोला था तो आपने मुझे दिया ना। उसके बाद ये सब चुप कर गए। तो फिर ऐसे करने लग गए, कहने लगे नहीं। मैंने राना साहब से पूछा, मैंने कहा आपकी सेहत ठीक है? जो कि चेहरे से नहीं सही लग रही थी। तो जब मैंने उनको फोर्स किया, मैंने कहा आप शुगर चेक करें, तो वो था उनके पास किलोमीटर था। तो उन्होंने जब चेक किया तो 180 थी उनकी शुगर ना, जो कि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया हुआ था 3 बजे से। तो जब वो ब्लड प्रेशर चेक किया, उन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए एक आदमी बुलाया, तो BP भी उनका काफ़ी शूट किया हुआ था, जो कि नॉर्मली उनका लो ही रहता है, ज़्यादा हाई नहीं होता। मेडिसिन थी जो ख़त्म हो रही थी, वो भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं सुबह आपको भेज दूँगी, जो कि मैं कल भी गई हूँ, मैं आज भी गई हूँ। उन्होंने ये वो मेडिसिन राना साहब को नहीं पहुँचाई। खाना लेके गई हूँ, खाना नहीं लेके दिया। उन्होंने राना साहब के लिए करबला बना दिया हुआ वहाँ पे, और वो उस करबला में भी ना इंशाल्लाह वो बड़े बावकार और बड़े हिम्मत से बैठे होंगे वहाँ पे। मतलब मगर ये बताइएगा, क्योंकि आप जो बात बता रही हैं वो FIR के बरक्स है। FIR की थी, उन्होंने खुद ने निकाल के दिया, और आप कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब ने उनके एहलकारों के सामने कहा कि भाई मुझे तो ना गाड़ी में बताया, बाद में वहाँ लाके अब ये बताया गया उन्हें। नीले रंग का बैग था FIR कहती है। आपने नीले रंग का बैग देखा कि राना सनाउल्लाह साहब कैरी करते थे या वो लेके जाते थे? कोई नहीं, बैग था उनके पास, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी ना जिसमें, वो बैग था उनके पास ग्रे कलर का। ग्रे कलर इसलिए कि मुझे शुरू से आदत है कि जो उन्होंने जिधर मूव करना है ना, उनकी मेडिसिन, उनके कपड़े, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ गाड़ी में मैंने रख देनी होती है। तो फिर मैंने तो कोई ना गाड़ी में बैग देखा है और ना कोई ऐसी चीज़ देखी। जब परसों राना सनाउल्लाह साहब निकल रहे थे तो तब भी आपने खुद गाड़ी में सामान रखवाया था? बिल्कुल मैंने खुद रखवाया सामान सारा।
तो NF के लोगों ने उस बैग के हवाले से आपसे क्या बात की जब ये सारी की सारी बात हो रही थी? आप बोली या क्या उन्होंने आपसे क्या कहा? वो बता रहे थे कि राणा साहब के से बैग मिला है हमें, वो ये नहीं कह रहे थे कि गाड़ी में से मिला है। उन्होंने कहा बाजी बहन आपको पता है राणा साहब से हमें बैग मिला है, उसमें हीरोइन थी। उन्होंने ये मुझे कोई नहीं बताया कि कौन सा कलर था और क्या था। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि गाड़ी में से मिला है। उन्होंने कहा कि राणा साहब का बैग मिला है हमें एक, और राणा साहब बिल्कुल डिनाई कर रहे थे कि ये बैग मेरा नहीं है। और राणा साहब ने एक और बात उन्हें की कि मैं आपकी बात पे किसी बात को मानूंगा नहीं किसी बात पे। और ये बात उन्होंने मुझे भी की कि फ़िक्र नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ इनको ना मेरी गाड़ी में से मिली है और ना कभी इंशाल्लाह मिल सकती है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, जब हमने किया ही कुछ नहीं है तो सिवाय अल्लाह से मैं किसी से नहीं डरती हूँ। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैंने राणा साहब से सीखी हैं, वो भी नहीं किसी से डरते और ना इंशाल्लाह डरेंगे सिवाय अल्लाह के। ये जो मर्ज़ी कर ले। और भाई एक मैं और आपको बात बता दूं, ये रिपोर्ट जो है मेरे पास पड़ी हुई, ये रिपोर्ट जो है ना ये मैं आपको भी भेजूंगी। ये जो कह देते हैं ना इधर जेल की बात आती है और इनको बीमारियां आ जाती हैं, तो ये खुदा का खौफ करें, ये बीमारी किसी के भी ऊपर आ सकती है। मुझे आज थोड़ा सा पता चला कि उन्होंने राणा साहब के ऊपर हमला करना है जेल के अंदर। अगर इस तरह की कोई बात हो गई तो ये मैं जियो को भी, मैं सबको गवाह बना के और अल्लाह को गवाह बना के कह रही हूँ, इस तरह का जुल्म तो अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह हमारे साथ सच्चे बंदों के साथ करता नहीं है। ये सफाई मैंने देनी नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन चलें अगर ये बंदों ने किया है ना, लोगों ने किया हमारे साथ, तो अल्लाह बचाने वाला है। और जो रात कब्र की है ना वो कब्र में ही आनी है, वो ना इमरान खान कर सकता है ना कोई और कर सकता है। तो बस ये है कि अगर खुदा ना खास्ता राणा साहब को कुछ हुआ तो ये FIR मैं इमरान खान के नाम करवाऊँगी। और मैं ये इमरान खान ये मत भूल जाए कि ये औरत जात है, ये मैं औरत जात नहीं हूँ। ये राना सनाउल्लाह बैठा आप लोगों से बात कर रहा है और ये मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। और ये जो करबला बनाई हुई है ना, आज मैंने उनकी इतनी मनतें की कि आप थोड़ा सा ये पानी कम से कम, चले सालन नहीं देना अपने, ये टिफ़न नहीं देना, कुछ नहीं देना, ये पानी की बोतलें उनको दे दें। तो उनको जेल में ये कहा जा रहा है कि आपके घर वाले आपके लिए लेके कुछ नहीं आ रहे। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई जुल्म हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब ज़रा अकेले नहीं गिरफ्तार हुए हैं, मुलाजमीन भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मुलाजमीन के हवाले से कोई ऐसी बात कही गई हो, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपने ही सामान रखा था, ग्रे कलर का बैग होता है, FIR ब्लू कलर का बैग कह रही है नीले रंग का था, FIR कहती है राना साहब ने खुद ने खोला, आप कह रहे हैं राना साहब ने उनके सामने कहा कि भाई ये तो आपने मुझे जब गाड़ी में बैठे हुए भी नहीं कहा कि मेरी गाड़ी से बैग निकला है, मुझे गिरफ्तार करके ले आए, बाद में ये बातें कर रहे हैं। तो जो मुलाजमीन के हवाले से, लोगों के हवाले से कोई बात कही गई हो? हाँ जी, मुझे उन्होंने कहा कि बाजी आप अपने मुलाजमों को चेक कर लें। मैंने कहा नहीं, जैसे मेरे बच्चे हैं ना वैसे ही मेरे मुलाजम हैं। मुझे अपने मुलाजमों पे राना साहब ने जैसे अपने बच्चे रखे हुए हैं ना, तो उनसे ज़्यादा अपने मुलाजमों का ध्यान रखते हैं। वो मेरे मुलाजम को कोई किसी किस्म का अल्लाह के हुक्म से कोई इस तरह की वो चीज़ ना कर सकते हैं ना कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि मुझे कह रहे थे कि जो आपके घर में फुटेज है ना उसको चेक करें। तो भाई जिस दिन मैं उनको बता के आई हूँ ना कि ये फुटेज, मैंने कहा चलें वो मैं भी जाके चेक कर लूँगी फुटेज, और जो आपकी फुटेज है ना जहाँ से आपने बैग निकाला था वो भी मुझे दिखाना। तो वो फिर एकदम चुप कर गए, उन्होंने तो कोई बात नहीं की। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में डेरे पे उन्होंने हमला किया, पुलिस वालों ने वहाँ पे रेड किया, वो जो उन्हें कैमरे लगे हुए थे वो सारे तोड़ दिए, और जो जिधर वो जितनी चीज़ें उसकी DP थी, कंप्यूटर वगैरह था, वो सब वहाँ से उठा के ले गए। मुझे कल एक अननोन नंबर आया था, तो मैं समझी शायद बाहर से फैमिली मेम्बर हैं, किसी ने ऐसे किसी कार्ड से या वैसे कर दिया होगा। तो मैं हेलो हेलो कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बस थोड़ा सा ना, मैं 2-3 दफ़ा हेलो किया तो कोई नहीं बोला। उसके बाद मुझे उन्होंने ये कहा कि तेनू असी मना बार बार कर रहे हैं, तेरी समझ नहीं आ रही गल, तू मीडिया ते तू इस तरह गल करनी बंद कर। और जैसे उसने बात की वो वैसे ही मैंने पंजाबी में जो मेरे मुंह में आया मैंने बोला उनको। उसने फ़ोन बंद किया, मैंने फ़ोन बंद नहीं किया, इसलिए कि मैं डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आज भी सारा दिन मैं अकेली फिरती रही हूँ, जो करना है लोगों ने वो कर ले हमारा।
बहुत शुक्रिया नबीला सना। हमारे साथ मौजूद थी अहलिया हैं राना सनाउल्लाह साहब की, वो बता रही हैं एक अलग अहवाल। फ़खर दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी है, ज़रा आपने कल इस पर तहकीकात की होंगी, फिर स्टोरी फाइल की होगी, आज पब्लिश हुई, बहुत अहम सवालात आपने उठाए हैं। ऑपरेशन लाहौर में था, टीम इस्लामाबाद की थी, टिप पहले मिली बाद में मिली, कुछ ऑपरेशनल रीजन इसके ज़रूर हो सकते हैं, मगर तस्वीर क्यों नहीं अभी तक आ रही? जो कुछ बरामद हुआ, आमतौर पर ANF जारी करता है, कुछ आपको अपने सवालात के जवाब मिले जो आपने अपनी स्टोरी में उठाएं? शाहजेब साहब, मैंने ये कल भी उनसे बारहा रब्ता किया ANF वालों से हेडक्वार्टर में। उस टाइम भी उन्होंने कहा कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो कंसर्न ऑपरेशन के मुताल्लिका लोग हैं, हम वही मीडिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ना हम कुछ आगे मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ना हम कोई स्पेकुलेशन पे इस तरह की बात करना चाहेंगे। हमने उनसे ये भी पूछा कि नॉर्मली तो आप हर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो फ़ौरन ना सिर्फ वीडियो आप लोग मीडिया में नशर करते हैं बल्कि फ़ोटोज़ भी आप देते हैं मीडिया को, तो इस कार्रवाई में ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये एक हाई प्रोफाइल केस था, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोविंशियल सदर थे, तो ऐसा इसमें क्या ऐसा हुआ जबकि आप सारी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई कर रहे थे, तो क्या वीडियो या फ़ोटो नहीं बनाई गई? तो उन्होंने कहा हमारे पास हेडक्वार्टर में अभी तक कुछ नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हम मीडिया में शेयर कर देंगे। फिर हमने रब्ता किया लाहौर की टीम जो थी, जो इनको असिस्ट कर रही थी, उनसे भी रब्ता किया कि उनसे पूछ सकें इस हवाले से कोई फ़ोटो हो या कोई वीडियो वगैरह उन्होंने बनाई हो। तो लाहौर वालों ने भी क्लियरली बताया कि हमने ऐसी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, हम तो सिर्फ असिस्ट कर रहे थे। सारी जो इस कार्रवाई को लीड कर रही थी वो इस्लामाबाद की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल की जो टीम थी वो कर रही थी, और वो इस्लामाबाद से आए थे और उन्होंने सारी कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात दे रहे थे। अभी तक जो सवाल उठाए गए हैं उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। FIR कुछ और कह रही थी। राना सनाउल्लाह साहब ने ANF के हुक्काम के सामने एक अलग स्टोरी बताई है जो उनकी अहलिया शेयर कर रही थी। एक कॉम्प्लिकेटेड केस नज़र आता है। उम्मीद करते हैं कि इसकी एविडेंस सामने आए, जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और इसको फेयरली ये आगे भी बड़े प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान पर दबाव है। FATF ने गुज़िश्ता माह पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक की मोहलत दी और मज़ीद सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। इन इक़दाम को देखते हुए FATF अक्टूबर में फैसला करेगा कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में जाएगा या ग्रे लिस्ट में रहेगा या खतरे से बाहर आ जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम इस हवाले से मुतहर्रिक हैं और अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पहले हुकूमत ने कलदम जमातों के असासों को अपनी तहवील में लिया, उनके ज़ेर इंतज़ाम फलाही इदारों को सरकार के इंतज़ाम में दिया, इन जमातों के अहम रहनुमाओं को नज़रबंद किया और अब इन रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मामलत से मुतालिक मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये अहम पेशरफ्त है। CTD के मुताबिक जमातुद दावा, लश्कर तैयबा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन की आला क़यादत के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग के जरिए असासे बनाने के इल्ज़ाम में 23 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। CTD पंजाब के ज़राए के मुताबिक बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और इन अफराद के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले की सबसे अहम बात यह है कि इन मुकदमात में जमातुद दावा की आला क़यादत का नाम शामिल है, जिसमें से एक नाम हाफिज सईद का भी है जो जमात दावा के सरबराह हैं। 1 जुलाई को दर्ज होने वाली FIR जो सरकार की मुद्दत में दर्ज की गई है, इसके मुताबिक हाफिज सईद, मोहम्मद अयूब शेख, जफर इकबाल, सैयद लुकमान अली, हाफिज अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, अब्दुल गफ्फार और अब्दुल कुद्दूस ने कलदम तंजीम के ट्रस्टी होने की हैसियत से पाक पतन में ज़री इराज़ी को अपने दहशतगर्दाना मकासद के लिए हासिल किया, अपने कब्जे में रखा। इसके जरिए फंड इकट्ठा करके दहशतगर्दों की माली मुआवनत की, जबकि CTD के मुताबिक फलाही इदारों के नाम पर जायदादें हासिल करने, चंदा जमा करने और इन पैसों से दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने के 23 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अब ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, के इक़दामात हैं, काफ़ी बड़े इक़दामात हैं जो कि पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से लिए गए हैं, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इसकी? जी शाहजेब, ये 9 महीने से सिलसिला शुरू किया गया है 4 कालादम तंजीमों के खिलाफ। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दूसरे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पंजाब में, उसमें कुल मिला के तकरीबन 223 लोगों को जिनका इन कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ है गिरफ़्तार किया गया है। और जमातुद दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन और लश्कर तैयबा पर एक फ़ोकस रखा गया है।
541 प्रॉपर्टीज़ जायदादें जो मुख्तलिफ थी पूरे पंजाब में, उनको अपनी तहवील में लिया गया है। इसकी कुल मजमूई जो मालियत है वो 4 अरब से ज़्यादा है और बिलखसूस मुरीद को भी अपनी कस्टडी में लिया गया है। इसके अलावा 43 केसेस मुख्तलिफ फ़ाइल किए गए हैं। जो आज सबसे अहम पेशरफ्त ये है कि पहली दफ़ा जो जमात दावा की 7 अहम तरीन लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ टेरर फाइनेंसिंग, टेररिज्म और दूसरे केसेस फाइल करने का फ़ैसला किया गया है। FIR भी दर्ज की गई हैं। उन 7 में से कुछ लोगों के मैं आपको नाम भी बता देता हूं, जिसमें हाफिज़ सईद हैं, उनका नाम भी है, अब्दुल रहमान मकी हैं, अब्दुल सलाम हैं, अब्दुल कदूस हैं, अयूब शेख हैं, ज़फ़र इकबाल और लुकमान अली हैं। इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया है। इनके अरेस्ट वारंट जो हमें ज़राए का बताना है, बहुत जल्द वहाँ की मकामी जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है लाहौर की, वहाँ से लिए जाएंगी। उनकी गिरफ़्तारी भी मुतवक्को है आने वाले दिनों में। और 223 लोगों को गिरफ़्तारी जो हुई है अब तक, उनसे काफ़ी मालूमात हासिल की गई हैं। और जो इनकी जायदादें और मदरसे जो मदारिस थे पंजाब में तहवील में लिए गए हैं, वो तमाम तर या तो पंजाब का जो औकाफ डिपार्टमेंट है उनके हवाले मुख्तलिफ शहरों में किए गए हैं, या फिर जो मजहबी अमूर की वजारत है उसकी वो तमाम तर हुकूमत ने अपनी तहवील में ली हुई हैं। और साथ ही जो 134 अफराद हैं जिनका नाम स्केजुअल 4 पे था, A+ कैटेगरी में, यानी कि वो रियासत पाकिस्तान के लिए एक उसकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, उनकी भी गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। उनमें से 12 अफराद का ताल्लुक़ जो है वो जैश मोहम्मद से है। तकरीबन 13 जो अफराद बताए जा रहे हैं वो लश्कर जंगवी और मुख्तलिफ और कालादम तंजीमें हैं। तो इस तरह से अब ये क्रैकडाउन पंजाब से आगे भी निकला है, जो हमें ज़राए ने बताया है। लश्कर तैयबा या फिर जो जमात दावा है और फलाह इंसानियत फाउंडेशन सिंध के अंदरून सिंध तक पहुँचा है। वहाँ पर CTD सिंध ने भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है और उनकी जो तमाम मसाजिद हैं या मदरसाज हैं वहाँ पर वो भी जल्द तहवील में लेने का फ़ैसला किया गया है। तो ये सारा कुछ FATF के लिए पाकिस्तान, जो हमें ज़राए का बताना है, कोशिश कर रहा है कि जो टेरर फाइनेंसिंग है इसको मुकम्मल तौर पर रोका जाए या कोशिश की जाए, जिससे इन्होंने तमाम तंजीमों को कालादम भी करार दिया। तफसीलात बता रहे थे, प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है। नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब के ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 4 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। उनमें से एक रेफरेंस आसिफ जरदारी के खिलाफ है। नैब एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है और मुल्जिमान पर मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स के जरिए बदउनवानी का इल्जाम है, जिससे कौमी खजाने को मुबैना तौर पर 3 अरब 77 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। ये वही केस है जिसमें गुज़िश्ता रोज ही नैब ने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया था। अब रेफरेंस दायर होगा। अहम बात है कि JIT ने इस केस में बिलावल भुट्टो का नाम भी लिया था और बिलावल इस केस में नैब के सामने पेश भी हो चुके थे, मगर अब दावा सामने आ रहा है कि जरदारी साहब के खिलाफ अब रेफरेंस दायर होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।